हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल MP क्लासेज बाय बीजी सर पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। हम आज आपको बताएंगे कि निर्देशांक ज्यामिति माने क्या होता है, इसमें बिंदुओं का निर्देशांक किस प्रकार से लिखते हैं, क्या बातें होती हैं। तो आइए जैसा कि हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कक्षा 9 में आप लोगों ने कुछ ना कुछ इसमें पढ़ा होगा। कक्षा 9 में कार्तीय तल के बारे में आपने पढ़ा होगा। कक्षा 9 की मैं बात करता हूँ, कार्तीय तल के बारे में पढ़ा होगा। एक हमारे गणितज्ञ थे जिनका नाम था रेनी देकार्ते। रेनी देकार्ते ने ही इस कार्तीय तल को दिया था, इसीलिए इनके नाम पर कार्तीय तल रखा गया है। उस कार्तीय तल में आपने इसको पढ़ा था कि एक हमारी खड़ी लाइन होती है और एक हमारी पड़ी लाइन होती है। ये हमारी खड़ी लाइन हो गई और ये हमारी पड़ी लाइन हो गई। इस पड़ी लाइन को हम लोग x अक्ष कहते हैं, खड़ी लाइन को हम लोग y अक्ष कहते हैं। और इनके नाम की बात अगर हम जब करते हैं तो इसे हम लोग x डैश कहते हैं और इसे हम लोग y डैश कहते हैं। और इनके कटान बिंदु को हम लोग हमेशा मूल बिंदु कहते हैं। जैसा कि सब लोग जानते हो, ये जो पड़ी लाइन होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, x अक्ष कहते हैं और इस खड़ी लाइन को हम लोग y अक्ष कहते हैं। इनके कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। जब ये पड़ी लाइन एक खड़ी लाइन एक दूसरे को काटते हैं तो इनसे 4 घर बनते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इनको हम चतुर्थांश बोलते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय चतुर्थांश। इसको हम लोग कहते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसे हम कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, यहाँ पर होता यह है कि किसी भी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग करते क्या हैं। मान लो यहाँ पर हमारे पास में कोई बिंदु है। अब ये बिंदु हमारा कहाँ पर स्थित है, इसके लिए हम लोग ये काम करते हैं कि इस बिंदु से हम लोग पहले x अक्ष पर हम लंब खींच देते हैं। एक लंब हम लोग गिरा देते हैं। ऐसे x अक्ष पर हम बिंदु P को हम लेते हैं और बिंदु P से x अक्ष पर हम लंब गिरा देते हैं और उसी बिंदु P से हम लोग इस पर भी लंब गिरा देते हैं। किस पर? y अक्ष पर। मान लो ये PM आपका आया और ये PN आपका लंब आया। तो अब ये जो OM आपकी जो दूरी होती है, यह दूरी आपकी भुज कहलाती है। क्या कहलाती है? भुज। और इस भुज को हम लोग पहले लिख देते हैं। इसके बाद में ये जो ON दूरी जो होती है ये आपकी कोटि कहलाती है। इसको हम लोग कोटि बाद में लिख देते हैं। अब यहाँ पर मैटर ये करता है कि भुज को लिखने के बाद, कोटि को लिखने के बाद में ये हुआ क्या, तो ये हो गया बिंदु P का निर्देशांक। इसी को हम लोग निर्देशांक कहते हैं। अब ये भुज हमारा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, इसके लिए हमारा ये नियम है इसमें कि मूल बिंदु के दाएं साइड की दूरी, जो भी दाईं ओर की नापी गई दूरी होगी वो सभी आपकी प्लस में होगी और ऊपर की ओर भी इसी प्रकार से सारी दूरियां आपकी पॉजिटिव होंगी, जबकि बाएं साइड की दूरी आपकी निगेटिव में होती है और नीचे की साइड में नापी गई दूरी आपकी निगेटिव में होती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस चतुर्थांश में जो भी भुज आपका मिलेगा वो प्लस और प्लस कोटि जो मिलेगा प्लस मिलेगा। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट अगर आपके पास में आता है तो इसकी भुज कैसे रहेगी आपकी? माइनस में, और कोटि कैसे रहेगी आपकी? प्लस में। यहाँ पर मान लो अगर कोई पॉइंट आपका आता है तो इसका रहेगा माइनस में भुज और कोटि भी क्या रहेगी? माइनस में। यहाँ पर अगर कोई बिंदु अगर आता है आपका यस तो इसकी भुज जो रहेगी प्लस में और कोटि रहेगी माइनस में। तो गाइज आपने यहाँ पर ये देखा कि जो हमारे पास में 4 चतुर्थांश जो बनते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, इनमें स्थित बिंदुओं के निर्देशांकों के भुज और कोटि जो आपकी होती है वो प्लस और माइनस में, यहाँ पर प्लस प्लस में पहले में, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में आपकी प्लस और माइनस होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठ सकता है कि अगर हमारे पास में मान के चलो ये बिंदु यम अगर है यहाँ पर,
x अक्ष पर, ये n आपकी है y अक्ष पर। ऐसे ही यहाँ पर अगर कोई बिंदु आ जाए, मान लो t आ गया, यहाँ पर कोई बिंदु अगर आ जाए, मान लो कोई बिंदु आ गया, मान लो इसका नाम दे दें यल, दे दें, इसका यल दे दिया, तो अब इसके निर्देशांक हमारे क्या होते हैं? तो इसका निर्देशांक ये होता है कि पहले नंबर पर तो इसका भुज सिर्फ होगा और कोटि क्या होगी, इसकी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये x अक्ष पर स्थित है। और यहाँ पर इसी प्रकार से जब हम इस पर जब आते हैं तो यहाँ पर इसकी भुज जो होती है वो 0 हो जाती है, बाकी ऊपर की ओर होने की वजह से ये आपकी प्लस में कोटि हो जाएगी। इसी प्रकार से टी बिंदु का अगर हम निर्देशांक अगर निकालते हैं तो पहले तो इसकी भुज माइनस में होगी, लेकिन आपका कोटि हो जाएगा 0। इसी प्रकार से एल की बात जब करेंगे हम लोग, तो यल में आप जब नीचे की साइड जा रहे हो तो इसका भुज हो जाएगा 0 और कोटि हो जाएगी माइनस में। इस तरह से हम लोग इनके निर्देशांकों का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट होकर ये निकल के सामने आ रही है कि x अक्ष पर आपकी कोटि जो भी होती है वो 0 होती है, और जबकि y अक्ष पर आपके भुज जो होते हैं वो 0 होते हैं। इतनी बात होने के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। तो हम कैसे इसको देखेंगे, आइए हम इसको देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसके बाद फिर आगे पढ़ा रहे हैं हम आपको। अब हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला निकालेंगे, देखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, वही बात हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। देखिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दो बिंदुओं, मान लो दो बिंदु आपके पास में, एक P है जिसका निर्देशांक मैंने ले लिया x1 y1, और एक बिंदु आपके पास में है Q जिसका निर्देशांक है x2 y2। के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या चीज होता है। तो मान लो गाइस यहाँ पर एक आपकी ये y अक्ष है और ये आपकी x अक्ष है, ये x अक्ष है और ये आपकी ऊपर वाली जो है ये आपकी y अक्ष है। ये x x डैश हो गया और ये y y डैश हो गया। मान लो यहाँ पर कोई बिंदु आपके पास में P है जिसका निर्देशांक x1 y1 है, और एक बिंदु आपके पास में Q यहाँ पर है, इसका निर्देशांक है x2 y2। इनके बीच की दूरी, यही हमको PQ का मान निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग पहले नंबर पर क्या करते हैं, इसे लंब गिरा देते हैं, और यहाँ से भी हम लोग इस पर लंब गिरा देते हैं। तो ये दूरी हो जाती है आपकी y1 यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाती है आपकी x1, और हमने इसका नाम दे दिया m, इसका नाम दे दिया n। इसी प्रकार से अगर हम इसको देखें तो ये दूरी हो जाएगी आपकी y2, और ये दूरी आपकी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की x2। अगर हम बीच वाली दूरी को अगर देखें तो ये दूरी हो जाएगी x2 माइनस x1। अब हम P से QN पर भी एक लंब गिरा देते हैं, नाम दे देते हैं L। अब ये दूरी अगर हम लोग देखें तो जितनी ये दूरी MN है वही दूरी आपकी ये PL भी रहेगी, जिसका मान हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक, और इसी प्रकार से अगर देखें तो ये जो y1 जो आपकी है, जब ये y1 यहाँ से यहाँ तक है तो ln भी आपकी y1 ही होगी, और ये ऊपर वाली जो दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1। ये y2 माइनस y1 हो गई। ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कैसे लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात ये करते हैं कि समकोण त्रिभुज में लेते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या चीज़ हो गया, समकोण त्रिभुज में आप जब जाते हैं तो समकोण त्रिभुज आपका होता है QLP। QLP में आप पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा दें तो पाइथागोरस प्रमेय आपका PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, PL स्क्वायर प्लस QL का स्क्वायर। अब PL की वैल्यू अगर आप देखो तो PL की वैल्यू है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस QL की वैल्यू अगर देखिए आप लोग तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। ये किसकी बात हो रही है, PQ की। अगर हम इसका वर्गमूल अगर ले तो यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र निकल के सामने आपके आ जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। तो ये होता है दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला। इसी प्रकार से हम लोग दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला निकालते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो होते हैं कंफ्यूज रहते हैं कि x2 में से x1 को घटा करके वर्ग करें कि x1 में से x2 को घटा करके वर्ग करें। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी में से भी किसी को भी घटा करके वर्ग कर देते हैं तो मान उसका ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है। आप चाहे x2 में से x1 को घटाकर वर्ग करो या चाहे x1 में से x2 को घटा करके आप वर्ग कीजिए। इसी प्रकार से चाहे y2 में से y1 को घटा करके वर्ग करो या चाहे y1 में से y2 को घटा करके आप वर्ग करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ये होती है आपकी दूरी का सूत्र। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि तीन बिंदु हमारे संरेख कैसे होते हैं, अर्थात संरेख बिंदु पढ़ेंगे। तो हम संरेख बिंदु भी इसी वक्त बता देते हैं। आप देखिएगा कि संरेख बिंदु हमारा क्या होता है। संरेख बिंदु, अगर तीन बिंदु एक सरल रेखा पर अगर हो जाएं तो तीनों बिंदुएं संरेख बिंदु कहलाती हैं। कैसे? जैसे ये देखिए, ये मेरे पास में कोई रेखा है जिसका निर्देशांक हमने a मान लिया, इसका b मान लिया, इसका निर्देशांक मैंने x1 y1 मान लिया है और इसका निर्देशांक हमने x2 y2 मान लिया है। अगर इसका निर्देशांक x1 y1 है, इसका निर्देशांक x2 y2 है और इसी बीच में अगर कोई एक तीसरी बिंदु q आके आ जाती है जिसका निर्देशांक x y है तो ये q b a ये तीनों बिंदुएं क्या हो जाती हैं? संरेख बिंदु हो जाती हैं। अर्थात अगर मैं आपसे हम ये कहें कि इसे अगर हम c मान लें तो यहाँ से अगर आप देखें तो यदि हमें अगर सिद्ध करना हो कि संरेख बिंदु हम किसे कहते हैं तो हम पहले यहाँ से AC का मान निकाल लेंगे, जो भी मान आएगा उसको लिख लेंगे। फिर हम लोग CB का मान निकाल लेंगे, जो भी आएगा उसे लिख लेंगे CB के मान को। फिर हम लोग AB के मान को हम लोग निकाल लेंगे, उसको लिख लेंगे। अगर हमारा AC और CB को जोड़ने पर AB के बराबर अगर आ जाता है, यदि AC प्लस CB इक्वल टू AB, तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसलिए ACB बिंदुएं संरेख हैं, संरेख हैं। तो इतनी चीजें आप लोगों ने इसमें सीखा। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले वाले चैप्टर के इसके अगली टॉपिक को हम बताएंगे। अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप नोट कर लीजिए।